वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था फ्रेंड्स कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो लीजिए आपके लिए फिर यह 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका सिलेबस की में फ्रेंड्स आपका दो ही चीज़ दिया हुआ है। जो कांस्टेबल ड्राइवर है फ्रेंड्स, सभी को पता है कि उसमें जो समसामयिक और जीके जीएस से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरा कोशिश ये रहेगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स और जीके जीएस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फास्ट रिवीजन करते हैं, कम समय में ज़्यादा सवाल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। जो पायरेक्स कांच है उसको अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स को मिलाया जाता है। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। इसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कहाँ फ्रेंड्स याद करते चलिएगा, ये पड़ता है आपका चेन्नई में। आपका चर्म अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पड़ता है, चेन्नई में, तो ये गलत हो गया। चावल अनुसंधान संस्थान कटक बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका कोलकाता में है, ये भी याद रखें। कहाँ है ये आपका, कोलकाता में है रेशम अनुसंधान। शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शर्करा अनुसंधान संस्थान आपका ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो ये है जो आपका कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो सबको याद कर ले फ्रेंड्स। देखिए आपका जो है बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी इससे पूछा गया प्रश्न फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप 2 में ही पूछा जा रहा है। तो हो सकता है फ्रेंड्स एक प्रश्न इसे जरूर याद रखे। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स, दो चार मैं और एक्स्ट्रा बताता हूँ, सबको याद करते चलिएगा। तो चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, तो याद रखे चेन्नई में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। रेशम अनुसंधान कहाँ है, तो कोलकाता में है। शर्करा अनुसंधान कहाँ है, तो आपका शर्करा अनुसंधान कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका कानपुर में हो गया। अब पूछे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, तो उसका हो जाएगा आपका लखनऊ। कहाँ, लखनऊ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है आपका, लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। याद रखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शिमला में। यही प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो आपका हो गया ये शिमला में। आलू का हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में जो पॉपुलर मैं बता देता हूँ। उसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान आपका हो गया देहरादून में। कहाँ, देहरादून में हो गया केंद्रीय अनुसंधान। तो सभी को ये सब याद रखें फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका हो गया कि फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, इसका क्लियर हो गया। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो आपका चावल अनुसंधान संस्थान कटक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। और बाकी सब कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, मैं अभी बता दिया और सब भी याद रखें। सवाल नंबर 3 को देखें कि किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी कहा जाता था। अगला सवाल है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है, यानी कौन सा गैस है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन गैस को है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि विषम मद चुनिए। विषम मद चुनना है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, एसआईडीबीआई लघु उद्योग को वित्तीय सहायता, एफसीआई वाणिज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, एक्जिम आयात निर्यात व्यापार की वित्तीयन। सवाल नंबर जो 5 है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफसीआई जो है आपका क्या कर रहा है, विषम मत कुछ नहीं, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो विषम है, बाकी सब है जो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका कि फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क होती है, कंप्यूटर से सवाल है, कैसी होती है, तो ये होता है चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है फ्रेंड्स, वो किससे निर्मित होता है, तो चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। एमडीआई का पूरा क्या है, ठीक है, यानी पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म एमडीआई। गेस करिए राइट आंसर क्या होगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डिजाइन इंटरफेस, मल्टीपल डिजाइन इंटरएक्शन, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरएक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एमडीआई का जो करेक्ट फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है एमडीआई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला सवाल है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि
8 का राइट आंसर क्या हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोई कमरा है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहे फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग क्या जी पाएंगे? नहीं, मर जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्रीही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? गेस करें फ्रेंड्स। 9 का सिंपल सा है, पर्णहरित, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए ये दोनों टर्म याद रखें, कहीं पे क्लोरोफिल दे देगा, कहीं पे पर्णहरित हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम करता है? तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? अच्छा सवाल है। क्या होगा फ्रेंड्स? उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर, विकसित भ्रूण के प्रसार को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? जो विकसित भ्रूण है उसके प्रसार को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है कौन सा ग्रंथि से थायरॉक्सिन होता है? गेस करें। पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, एवरेशन ग्रंथि से। 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स अपटू ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे होता है? तो अपटू ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? कौन सा एंजाइम है कौन सा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? 13 का राइट आंसर क्या होगा? लार में पाया जाता है, आमाशय रस में भी पाया जाता है, आंत रस में पाया, पीत रस में नहीं पाया जाता है, ठीक। पीत में बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो पीत है, ठीक है। पीत का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर को अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। तो पीत का जो स्राव होता है, निर्माण होता है, जो पीत में होता है फ्रेंड्स, यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पिताशय में जमा होता है। उसका अलग एक थैली होता है पिताशय, उसमें जमा होता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा कि पीत का निर्माण कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है, और जमा कहाँ होता है? तो पिताशय में होता है। और जो पीत है जो फ्रेंड्स, इसमें एंजाइम नहीं होता, ठीक है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा? तो ये पीत है जो बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। 13 का करेक्ट आंसर ये हो गया। सवाल नंबर 14 को देखिए। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसमें जरूरी है? जो रहेगा तभी आप बीज अंकुरण हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो अनिवार्य विशेषता है फ्रेंड्स, इसका जल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जल, यानी 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन में बी। नमी रहेगा तभी बीज है जो अंकुरेगा फ्रेंड। अब नमी नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल नहीं अंकुर सकता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर देखिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इस टाइप का सवाल आपका पूछा जा सकता है। देखिए खनिज, प्रकाश, ताप, जल दिया हुआ है तो जल होगा। सवाल नंबर 15 को देखें। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। देखिए बहुत बार बता दें फ्रेंड्स, जो पत्थर पर उगते उसे क्या कहते हैं? शैलोद्भिद, यानी लिथोफाइट कहा जाता है, ठीक है। शैलोद्भिद हो गया आपका, ये हिंदी शब्द हो गया। इसका जो अंग्रेजी हुआ लिथोफाइट, तो कहीं लिथोफाइट देगा फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 15 का राइट आंसर हो गया। पत्थर पर जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? शैलोद्भिद यानी लिथोफाइट कहते हैं। सवाल नंबर 16 को देखें कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था। ये भी टॉप मोस्ट भी है, पूछने लायक सवाल है फ्रेंड्स एग्जाम में। 16 का क्या हो जाएगा? तो देखिए जो 1857 का विद्रोह जो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि इसका आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव के कारण 1857 का विद्रोह है जो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ था। 16 का सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सभी को जानते किसकी आत्मकथा है? 17 का हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का है फ्रेंड्स। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा है। सवाल नंबर 18 को देखें। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। किसने बनाया था फ्रेंड गणपति उत्सव? कौन जुड़े हुए उनसे? 18 का गेस करें क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला शासक देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा कहाँ? आगरा फतेहपुर सीकरी में है फ्रेंड्स। अकबर के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। 19 का ये हो गया। सवाल नंबर 20 को देखे। प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट न, इसे द्वैत शासन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। द्वैत शासन है जो प्रांत में लागू हुआ था। आपका किसमें? प्रांत में
आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये प्रांत में यानी राज्यों में, ठीक है, देखिए इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ये राज्यों में यानी प्रांतों में रहेगा तो आपका 1919वां अधिनियम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1935 से। क्या है कि गवर्नमेंट भारतीय सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और पूरे केंद्र में लगा दिया गया था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। प्रांतों यानी राज्यों में अगर जो पूछेगा द्विशासनात्मक व्यवस्था तो आपको 1919 का अधिनियम हो जाएगा, और केंद्र में पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका 1935 हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की विदेशी नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की विदेशी नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परस्पर निर्भरता। क्या हो जाएगा, परस्पर निर्भरता है जो नहीं है। अगला सवाल को देखें, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में। 22 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वही काम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, फिर से सुने, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा, तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता वही काम करेंगे। अगला सवाल को देखें, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। सर्वसम्मति से, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है सर्वसम्मति से फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। सभी राष्ट्रपति बने हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वसम्मति से, तो नीलम संजीव रेड्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। संविधान पारित कब हुआ था फ्रेंड्स, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी पारित कहिए या फ्रेंड्स या गृहीत कब किया गया था। ठीक है, इसका पहले जो प्रैक्टिस सेट दिए थे फ्रेंड्स यही सवाल था, लेकिन उसमें उलट करके पूछा हुआ था कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब गृहीत किया गया था। गृहीत किया गया था यानी पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, पारित किया या गृहीत किया एक ही है, 26 नवंबर 1949। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का। चलिए अगला सवाल है, 25 का सी हो गया फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल को देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब दी क्या है। इसका जवाब आप लोग बताएं फ्रेंड्स, आता है कि नहीं आप लोग को। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। 2010 से 15, 2011 से 16, 2012 से 17 या 2013 से 18, कौन होगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसको 2012 से कितना 17, 2012 से लेकर के 17 इसका सेशन है। याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य। देखिए पुरुष और महिला साक्षरता में पूछा जा रहा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर राजस्थान में पाया जाता है। सवाल नंबर 28 को देखिए क्या है फ्रेंड्स कि बेटर टू रिजाइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका है जो मतलब क्या होगा, किसने कहा था, ये शब्द किसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिल्टन। बेटर टू रिजाइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, तो मिल्टन के द्वारा ये कहा गया था। अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि। ठीक है, देखिए व्यापक परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी, आपका जो परमाणु सीटीबीटी जो परमाणु से संबंधित संधि है, निम्नलिखित से किस पर निषेध से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि सीटीबीटी जो किसका है वो परमाणु नाभिक से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सशस्त्रगारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षण पर निषेध। ठीक है, जो परमाणु बम पर सभी देश परीक्षण करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये सीटीबीटी संधि बनाया गया है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि, जिसको हिंदी हो गया, अंग्रेजी में सीटीबीटी हो गया, निम्नलिखित में से किस पर निषेध से संबंधित है, तो सशस्त्रगारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षण पर निषेध के लिए है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से
किसके साथ संबंधित है? तो किसके पत्रकारिता में दिया जाता है? मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुलिंत्जर पुरस्कार, प से पुलिंत्जर, प से पत्रिका। ट्रिक बैठा ले, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। प से पुलिंत्जर, प से पत्रिका। सवाल 31 को देखें। संसार का विशालतम मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है फ्रेंड्स? सबको पता होना चाहिए। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। चलिए अगला सवाल है आपका, किसी सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है जहां, सरिता मतलब क्या होता है? नदी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी सरिता में अपरदन की नदी दर न्यूनतम होती है जहां, कहाँ? तो 32 का जो हो जाएगा, वेग अधिक होता है वहां पर अपरदन। अपरदन मतलब जैसे मिट्टी का कटाव हो गया फ्रेंड्स। अपरदन कई तरह से होता है, जैसे कि पानी से अपरदन होता है, वायु से अपरदन होता है। तो कह रहा है नदी के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। तो किसी सरिता या किसी नदी में अपरदन की दर न्यूनतम होती है, कहाँ? तो न्यूनतम कहाँ होगा? जहाँ वेग अधिक रहेगा फ्रेंड्स, वहां पर जो अपरदन का दर है जो क्या होता है? न्यूनतम रहेगा। तो सवाल नंबर जो आपका 32 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि सह्याद्री किससे संबंधित है? तो सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सह्याद्री किससे संबंधित है? तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए राजधानी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो मिलान कर लीजिए। आपका हिमाचल प्रदेश पहला ही गलत है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का शिमला होता है, ना कि शिलोंग होता है, शिमला होता है ना। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद सही है, लखनऊ भी सही है आपका, उत्तर प्रदेश का और अरुणाचल का ईटानगर सही है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कौन सा ऊर्जा इसमें भंडारित होती है? 35 का क्या होगा राइट आंसर? तो जो समुद्र के लहर होता है फ्रेंड्स, उसमें द्रव चालित ऊर्जा ये भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होता है, गुरुत्वीय यानी तीनों हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको माइंड में फिट कर लें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट गार्ड में कि जो डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो उसमें जो पानी जमा होता है उसमें कौन सा होता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर समुद्र के लहर के बारे में पूछा जाए तो आपका द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, ठीक है। सवाल नंबर 36 को देखिए। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, क्या होता है? आर्सेनिक एक जल प्रदूषक है फ्रेंड्स। तो अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो जाते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाता है? सवाल नंबर आपका 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ठीक है। ब्लैक फुट रोग हो जाता है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल हो सकता है पूछ दिया जाए आपको एग्जाम में। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता? देखिए धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? पढ़ के सुना देता हूं। पहला में है उष्मीय शक्ति संयंत्र, दूसरा में न्यूक्लियक शक्ति संयंत्र, तीसरा में जल विद्युत शक्ति संयंत्र, और डी में परमाणु शक्ति संयंत्र। क्या होगा फ्रेंड्स? कॉमन सेंस लगाएं इसका। कहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? तो उष्मीय शक्ति तो करता है फ्रेंड्स, जल विद्युत शक्ति करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जल विद्युत शक्ति, फिर यहाँ पर न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र, फिर परमाणु शक्ति संयंत्र, परमाणु शक्ति भी करता है फ्रेंड्स। आपका जो न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र है, जो इसमें ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, 37 नंबर सवाल का। इसका देखिए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो जल विद्युत संयंत्र होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन इसका ऑप्शन दे रहा है आपका न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र, ठीक है। तो इसका कमेंट करके हमको बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र योगदान तो नहीं करता है, ये तो नहीं करता है। जल विद्युत में तो वहाँ पर प्रदूषण की बात ही नहीं आती है फ्रेंड्स, जबकि उसमें शक्ति में, न्यूक्लियक में होता है, परमाणु शक्ति सब में होता है। तो 37 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें आंसर आपका, इसमें आंसर शीट में दिया हुआ है आपका भी बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। शुष्क वायु के दो मुख्य घटक आयतन से निम्नलिखित में से कौन सा है? शुष्क वायु के दो मुख्य घटक। 38 का सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस लगाइए। तो देखिए वायु का एक मिश्रण है, तो वायु में 78% क्या है? आपका नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है? 21% है जो ऑक्सीजन है। तो मुख्य रूप से यही दो होगा ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना, ये भी याद रखिए, 0.03% है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तीनों का याद रखिए। नाइट्रोजन कितना? 78%, और ऑक्सीजन लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो आपको बता दिया फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, 0.03% है। तो देखिए सवाल इस तरह से पूछा है कि वायु, शुष्क वायु के मुख्य घटक यानी आयतन से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 से निम्नलिखित में से कौन सा एक सरित लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो
परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो बताएं फ्रेंड्स 39 का क्या होगा? लोटिक कर रहा है, ठीक है, एक सरित, ठीक है फ्रेंड्स, एक सरित लोटिक, सरित अन्य लोटिक होता है, परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। लैगून झील है जो आपका है, मुहाना भी है फ्रेंड्स, सरित सरित परिस्थितिकी तंत्र का, सरिता भी है यानी नदी भी है, तालाब है जो फ्रेंड्स इस सरित के अंतर्गत नहीं आता। यानी 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालाब, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए। सवाल नंबर 40 है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर क्या है? कितना डेसिबल है फ्रेंड्स? दिन के समय में, दिन में जो औद्योगिक क्षेत्र में कितना मान्य है जो शोर होता है, कितना डेसिबल होना चाहिए? तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 75 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में कितना? 75 डेसिबल, याद रखिएगा, दिन के समय में, ये रात की बात नहीं हो रही है, दिन के समय में 75 डेसिबल तक अधिकतम हो सकता है। इतना मान, इससे ज़्यादा होने पर क्या फ्रेंड्स जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए अगला सवाल है कि स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? अच्छा सवाल है, स्पर्श रोम किस में पाया जाता है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका कीट में पाया जाता है। स्पर्श रोम है जो किस में पाया जाता है? कीट जो होते हैं उसमें स्पर्श रोम पाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रियता, वैद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही फ्रेंड्स। सूर्य में क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला सवाल है आपका 42 का भी हो गया फ्रेंड्स। 43, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक का रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 43 का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका है कि सड़क या रेल पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? ठीक है, सड़क या रेल की पटरी पर जो गोलाई होता है उसका गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बल हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 44 का हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। देखिए मौत कुआं में जो मोटरसाइकिल चलाया जाता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल ही काम करता है, तो याद रखिएगा। और जो कपड़ा वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से क्रीम निकालना, उसमें अपकेंद्रीय बल, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर रखिएगा। दूध से मक्खन को निकालना कौन बल कार्य करता है, पूछा जा सकता है, तो अपकेंद्रीय बल। आपका फिर कपड़ा वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। मौत कुआं में कौन करता है? तभी केंद्रीय बल काम करता है। चलिए अगला सवाल पूछा है फ्रेंड्स आपका, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? संचार के लिए प्रयुक्त कर रहा है फ्रेंड्स, तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा FTP है, जो आपका संचार के लिए है, FTP। 45 हो गया ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 है आपका कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है, क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का। 46 का हो जाएगा फ्रेंड्स कि उत्पादन के साधनों की निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। याद कर लें फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? 47 का, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर है, जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी उपहार कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क सब आता है जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। बिक्री कर है जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि UNDP बनाता है, क्या बनाता है? UNDP क्या बनाता है? तो मानव विकास सूचकांक बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि राजकोषीय नीति से आशय है, राजकोषीय नीति से आशय क्या है? 49 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर, व्यय और ऋण। याद रखिए राजकोषीय नीति से क्या आशय है? तो सरकारी कर, व्यय और ऋण। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो लोकमत में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसद के माध्यम से मिलता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। देखिए पूछा गया था आपका रेलवे NTPC में, ठीक है फ्रेंड्स। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा और तीसरा में राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों को मिला करके आपका पार्लियामेंट अर्थात संसद बनाया जाता है। एक देखिए संसद होता है फ्रेंड्स, एक देखिए सांसद होता है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखें। देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक क्या हो गया फ्रेंड्स, संसद, बहुत सब अधिकतर लोग जानते होंगे, संसद हो गया एक, और एक क्या होता है? सांसद होता है, ठीक है।
तो संसद तो हो गया फ्रेंड्स, ये आपका इसका 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सांसद हो गया फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं, ठीक है, एमपी जिसे होता है, ठीक है, एमपी हो गया यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, मेरा कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कोई प्रश्न में कहीं पे कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसका सही सोल्यूशन मैं बताऊँ। इसे मेरी तरफ से कोशिश रहता है फ्रेंड्स कि प्रश्न का आंसर गलत एक भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर बाय मिस्टेक से कहीं पर गलती हो जाती है फ्रेंड्स तो इसके लिए हमें आपको डाउट लगेगा जो भी क्वेश्चन में, उसको हमें कॉमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और आपने अभी उसको ढूंढ करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के लिए आपको आज प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा जाएगा, तो उसका प्रैक्टिस सेट फिर आपको आज के दिन प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। और वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर करंट अफेयर्स का चैनल का लिंक है, मेरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर भी जाकर के आप बहुत सारे पोस्ट लिखा हुआ वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।